नमस्कार। ज्ञानदीप विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। अपना जो इतिहास विषय से संबंधित अध्याय 2 चल रहा है, तो हमने मौर्य काल के बारे में पढ़ लिया। आज से हम गुप्त काल के बारे में चालू करने जा रहे हैं। तो मौर्य काल के बारे में जो 4 अध्याय के अंदर उसका प्रशासन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में जो है आप वहाँ से अध्ययन कर लें। और गुप्त काल के बारे में हम है जो यहाँ से चालू हो रहा है, जो एक दिन में पूरा हो जाएगा। तो एक अध्याय ज़्यादा नहीं है, लेकिन साहित्य के रूप से अगर देखा जाए तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा इसके अंदर। तो 3-4 क्लास है इसके लिए। गुप्त काल, जो गुप्त काल की वास्तविक शुरुआत है वो हमको सही ढंग से पता नहीं चलता है कि गुप्त काल की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जो पुरातात्विक स्रोत है उसके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि गुप्त काल का जो आदि पुरुष हुआ था, श्रीगुप्त नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था उसका? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने है जो गुप्त वंश की नींव रखी थी। जब इसने नींव रखी थी तो ये कोई छोटा सा या तो सामंत हुआ करता था किसी राजा के अंदर, या फिर अंडर में, या कोई बहुत छोटा सा इसका राज्य था, मतलब बड़ा विस्तृत रूप से राज्य नहीं था। इसके शिलालेखों के अंदर इसका नाम मिलता है, इसकी विजय के बारे में या ऐसा हमको कोई जानकारी नहीं मिलती है। आगे हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, उसकी पुत्री थी एक जिसका नाम था प्रभावती। प्रभावती ने एक ताम्रपत्र लिखवाया था जो हमको मिलता है पूना से। इसको पूना ताम्रपत्र के नाम से जानते हैं। तांबे का एक ऐसे स्लेट है, उसके ऊपर कुछ बातें लिखी हुई है, जिसके अंदर वो है जो श्रीगुप्त को उसका गुप्त वंश का आदि पुरुष बताती है। क्या बताती है? आदि पुरुष मतलब जो जिसने गुप्त वंश की नींव रखी थी वो व्यक्ति का नाम, क्योंकि उसके अंदर वंशावली मिलती है कि कहाँ से कैसे कैसे हमारा वंश है जो आगे बढ़ा है, ये प्रभावती गुप्ता बताती है। तो वहां से आदि पुरुष के बारे में, श्रीगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। जो कम शक्ति के रूप में हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत करीब 275 ईसा पूर्व से चालू होती है गुप्त वंश की। श्रीगुप्त का काल प्रारंभ माना जाता है। वैसे लिखित रूप में साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और गुप्त काल में जो सन मिलेंगे आपको वो कई जगह मतभेद से भरे हुए हैं, क्योंकि 10वीं क्लास और 12वीं कक्षा की जो किताबें हैं उनके अंदर भी सन में एक रूपता नहीं दिखाई देती है। तो 275 ईसा पूर्व से शुरू माना जाता है और करीब 500 ईस्वी तक ये चलता है, और 500 ईस्वी में ये तो खत्म हो जाता है। विष्णुगुप्त नाम का आखिरी शासक आता है इसमें, वहां से इसका अंत हो जाता है। श्रीगुप्त के बारे में और क्या बात देखनी कि इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम क्या था? महाराज। कोई भी जो राजा होता था वो महाराज की उपाधि धारण करता था। महाराज की उपाधि का मतलब है कि ये कोई ज्यादा बड़ा राजा नहीं था, छोटा राजा। क्योंकि एक बड़ा राजा होता तो महाराजा धिराज की उपाधि ग्रहण करता था। इसने केवल महाराज की उपाधि धारण की, इसका मतलब कोई छोटा सा सामंत था या छोटा राजा था। उसके बाद में आता है श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच है श्रीगुप्त के बाद शासन संभालता है। तो ये इसका भी नाम श्रीगुप्त वंश की वंशावली में मिलता है। कई जगह पर है घटोत्कच को आदि पुरुष माना जाता है गुप्त वंश का, और कहीं पर श्रीगुप्त को। तो घटोत्कच के बारे में भी हमको ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी, महाराज की उपाधि धारण की थी। तो दोनों शासकों में एक समानता क्या है कि इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की और इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की। इससे ज्यादा घटोत्कच के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिलती। जो वास्तविक गुप्त साम्राज्य की शुरुआत है, ठीक है, वो 319 ईस्वी से मानी जाती है। 319 ईस्वी से है जो प्रारंभ मानी जाती है। इसको प्रारंभ करने वाला कौन? तो इसको प्रारंभ करने वाला जो राजा था उसका नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था भाई? हमने मौर्य वंश में भी एक चंद्रगुप्त का नाम पढ़ा था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये चंद्रगुप्त है। इसके पीछे मौर्य नहीं है। उन दोनों के बीच में लगभग 600 सालों का जो अंतर देखने को मिलता है। एक आगे चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, हम इसको चंद्रगुप्त प्रथम भी कह सकते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय हम देखेंगे जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त के बारे में कुछ जानकारी हमको मिलती है, जैसे 319 ईस्वी के अंदर इसने जो अपनी गद्दी संभाली।
गद्दी संभालते ही इसने सबसे पहले, जैसे कि ये उसका मगध राज्य है, पूरा नक्शा बनाएंगे नहीं हम, थोड़ा समझ लेंगे। तो मगध के अंदर है जो उसका शासन प्रारंभ माना जाता है। मगध के ऊपर वाला राज्य कौन सा है भाई? लिच्छवी। हम बुद्ध के काल में देखते हैं कि लिच्छवी गणराज्य के अंदर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और मौर्य काल में भी गणतंत्र के रूप में लिच्छवी गणराज्य देखने को मिलता है। तो मगध के ऊपर वाला राज्य कौन सा? लिच्छवी गणराज्य है, जो इसके ऊपर एक शक्तिशाली राज्य। अब राजा है तो सीधी सी बात है, राजा बनेगा तो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। विस्तार करने के लिए इसको क्या चाहिए कि या तो वो है जो युद्ध करे, क्या करे? लिच्छवी गणराज्य से या तो युद्ध करे, लेकिन ये युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि इसका साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था। तो युद्ध नहीं करे, फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या? इसके साथ में मित्रता करना, या फिर जो सबसे शांतिपूर्ण तरीका माना जाता था उस काल के अंदर, सबसे अच्छा राज्य का पक्ष भी हासिल कर लिया जाए, उसको अपने राज्य में भी मिला लिया जाए, और किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो। तो वो सबसे अच्छी कूटनीतिक जो तरीका था वो क्या था? विवाह कर लेना। क्या कर लेना भाई? विवाह कर लेना। जो आपस में दुश्मन होंगे वो क्या बन जाएंगे? रिश्तेदार बन जाएंगे। तो एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। अब ये लिच्छवी गणराज्य है जो शक्तिशाली था। कैसे शक्तिशाली था? क्योंकि चंद्रगुप्त सिक्के जारी करता है। क्या करता है? सिक्के जारी करता है, जिसके अंदर ये एक लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करता है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, उस लिच्छवी राजकुमारी का नाम क्या है? उसका नाम है कुमार देवी। क्या है भाई? कुमार देवी। जैसे राजकुमारी होता है ना, आगे से राज हटा लोगे तो क्या हो जाएगा? कुमार देवी। तो कुमार देवी से विवाह करता है, और राजा रानी प्रकार के क्या करता है? सिक्के चलवाता है। जैसे ये राजा हो गया और ये रानी हो गई। अब क्या करेगा? इनके अपने नाम के सिक्के चलाएगा। राजा अक्सर कोई भी सिक्का चलाता था तो वो केवल मात्र है जो उसमें अपना चित्र अंकित करता था, या किसी देवताओं का या प्राकृतिक जो चिन्ह होते थे उनका अंकन करता था। लेकिन हमको यहाँ पर एक अलग ही बात देखने को मिलती है। अलग बात क्या है? ये तो चंद्रगुप्त है जो स्वयं का यहाँ पर चित्र बनाता है, उसके साथ में किसका? अपनी रानी का। रानी का नाम क्या भाई? रानी का नाम है आपके कुमार देवी। तो राजा ने कुमार देवी का चित्र अपने साथ में अंकित करवाया सिक्के के पृष्ठ भाग के अंदर, ठीक है, सॉरी अग्र भाग के अंदर। जो सिक्के का पहला वाला भाग होता है उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने अपने दोनों का चित्र, मतलब सही में कुमार देवी किसी एक शक्तिशाली राजवंश से संबंध रखती थी, तभी तो इसने बताया था कि मेरा विवाह किससे हुआ है? लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी उसके साथ विवाह हुआ है, ताकि जो उसके आस पड़ोस वाले राज्य हैं वो इसके ऊपर आक्रमण नहीं करें। ठीक है, क्योंकि इनको पता चलना चाहिए कि जो मगध साम्राज्य का संबंध किसका है? लिच्छवी वंश के साथ में है, और दोनों है जो शक्तिशाली है, इसलिए इनसे विजित होना संभव नहीं है। अग्र भाग के अंदर चंद्रगुप्त और इसका चित्र था, और जो फर्स्ट भाग था सिक्के का पीछे वाला भाग, वहां पर शेर के ऊपर बैठी एक देवी का चित्र दिया हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है लिच्छवी। लिच्छवी संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है। तो इसने अपने गुप्त वंश का नाम नहीं लिखा, तो किसका नाम लिखवाया? लिच्छवी वंश का नाम लिखवाया। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मगध और लिच्छवी दोनों वंशों का ये सामूहिक सिक्का था। ठीक है, जैसे अपने भारत देश का सिक्का है तो वो तो अपने देश के अंदर ही चलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों साम्राज्यों के अंदर ये सिक्का चल रहा है, इसलिए सामूहिक रूप से भी इनका सिक्का चला। तो वो कहते हैं ना कि आज भी मारवाड़ी में कहावत है कि मेरा सिक्का चलता है, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त का सिक्का चलने लग गया था। करीब हमको 23 सिक्के हैं जो चंद्रगुप्त के अभी तक प्राप्त हुए। कितने? 23 सोने के सिक्के, ये बात ध्यान रखना। सारे सिक्के किसके हैं? सोने के। अभी एक चांदी का सिक्का हाल ही के अंदर मिला है, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो ये है चंद्रगुप्त के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो पहली जानकारी क्या होगी चंद्रगुप्त के बारे में? कुमार देवी से विवाह किया था, सोने के सिक्के उसने चलाए। इसके आगे की जानकारी देखते हैं कि वो क्या है। इसने जो उपाधि धारण की थी,
जैसे ही कुमार देवी के साथ विवाह हुआ उसके बाद में एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम है उपाधि का महाराजा धीराज। मैंने बताया अभी कि जो बड़ा राजा होता था वो इस प्रकार की भारी भरकम उपाधियां धारण करता था। देखो उपाधि का नाम भी कितना बड़ा है, भारी भरकम बोलने में भी लगती है। महाराजा धीराज मतलब राजाओं का राजा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इस प्रकार की उपाधि धारण करके हैं जो अपने आप को एक शक्तिशाली राजा दिखाने की कोशिश करता है। अभी तक इसका जो साम्राज्य है मगध, वर्तमान जो पटना है, पटना पूर्वी उत्तर प्रदेश और आधे बिहार के अंदर फैल चुका था। ज्यादा अभी विस्तृत तो नहीं हुआ, उसी ऊपर वाले सेक्टर के अंदर है, बिहार के आसपास वाले सेक्टर के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद ये एक संवत चला था। जब 319 ईस्वी को ये गद्दी पर बैठता है तो एक संवत चलाता है जिसको हम गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। जैसा विक्रम संवत है कि नहीं, ठीक है, तो शतनाम ईसा पूर्व से लागू होता है। इसी प्रकार से ये 319 ईस्वी पूर्व में संवत चलाता है, उसको हम गुप्त संवत कहते हैं। ठीक है, तो गुप्त संवत को प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी के अंदर प्रारंभ हुआ था। तो तीन बातें हो गई चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। कुमार देवी से विवाह किया था, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी और उसने गुप्त संवत चलाया। ये हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में किसी जानकारी मिलती है, इसको सही ढंग से याद करके रखें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है जो एक जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक, ठीक है, सबसे पहले है जो साम्राज्य का विस्तार करने वाला वृद्ध रूप में शासक का नाम क्या है आपके, समुद्रगुप्त। क्या नाम है, समुद्रगुप्त। तो देखिए किस किस के बारे में पढ़ लिया हमने, श्रीगुप्त के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, 2 घटोत्कच के बारे में पढ़ लिया और 3 चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ लिया। तीन शासकों के बारे में पढ़ लिया जो महत्वपूर्ण है, तो सही ढंग से तिथिक्रम मिलता है वो इसी के काल से मिलना प्रारंभ होता है। 319 से है जो 335 ईसा पूर्वी, ठीक है, कुछ लोगों के यहाँ पर 335 ईस्वी, कुछ यहाँ पर 350 देते हैं, सबका अपना अलग अलग है। तो अब आगे चंद्रगुप्त के बाद में कौन सा आएगा भाई आपके, समुद्रगुप्त। क्या नाम है शासक का, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में हमको अब विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। ठीक है, कहा जाता है कि पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई अच्छा गुण नहीं था जो समुद्रगुप्त के अंदर नहीं था। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट, प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है भाई, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग जगह का नाम है, ठीक है, गंगा का, यमुना का जो द्वाब क्षेत्र है, इलाहाबाद का जो क्षेत्र उसको प्रयाग के नाम से जानता है। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम बदल कर आपको पता हो तो प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है, ये वही प्रयाग है। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी भी राजा की प्रशंसा के अंदर जो लेख लिखवाया जाता है उसको हम प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो लेख लिखा गया है यहाँ पर, ये इसमें सिर्फ राजा की प्रशंसा की गई, राजा का नेगेटिव पॉइंट कोई भी नहीं लिखा गया। तो प्रशस्ति है जो कहाँ लिखी गई है, एक बड़ा सा स्तंभ है, क्या है, बड़ा सा स्तंभ है, गोल खंबा, ठीक है। अशोक के काल में हमने स्तंभ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ठीक है, 6 स्तंभों के ऊपर उसने 7 स्तंभ लेके लिखवाए, 6 खंबे लगवाए थे उसने, जो 7 प्रमुख स्तंभ लेके वो अलग अलग 7 लेख हैं जो अलग अलग खंभों पर लिखवाए। तो उसके अंदर आपको पता हो तो एक प्रयाग का स्तंभ लेख आता है, प्रयाग स्तंभ लेख। अशोक के समय में हम देखते हैं अशोक ने लिखवाया था, इसी खंबे के ऊपर उसने अपने जो 7 स्तंभ लेख थे वो 7 स्तंभ लेख इस पे लिखवाए। अशोक ने कौन सी भाषा में लिखवाए थे, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि।
ब्राह्मी लिपि के अंदर अशोक ने उभरे। तो क्या है कि एक बार कुछ लोग यहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो उन्होंने अपने राजा को बताया। राजा कौन? समुद्रगुप्त। एक यहाँ एक बड़ा सा खंबा है, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। खंबे की हाइट आपको बता देना चाहूंगा कि करीब 35 फीट है। कितनी? 35 फीट लंबा हाइट है। उसमें जो ये रूम है, ये आपने घर पर भी जो रूम वगैरह होते हैं उसकी 10-12 फीट होती है, तो करीब इससे 3 गुना बड़ा खंबा। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा खंबा होगा। अच्छी पॉलिश किया हुआ, एकदम चमकदार, ठीक है, पत्थर से पहाड़ को काट करके इसको बनाया गया है इतना बड़ा। तो जब राजा की जानकारी मिलती है कुछ लिखा हुआ है, तो जब समुद्र पता चलता है कि किसी राजा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसने अपने बारे में भी लिखवाने की बात सोची। तो इसका जो प्रमुख अमात्य था, ठीक है, तो जो प्रमुख अधिकारी या हम कवि कह सकते हैं इसके दरबार में, जिसका नाम था आपके हरिसेन। क्या नाम था भाई? हरिसेन। हरिसेन को आदेश देता है, या हरिसेन अपनी इच्छा से मतलब कहता है कि हमारे बारे में ऐसा लेख लिखवाया जाए। तो हरिसेन है जो इसके बारे में लेख लिखवाता, ठीक है, इसी खंबे के ऊपर। अशोक ने जिस खंबे के ऊपर लेख लिखा है, इसी खंबे के ऊपर लेख लिखवाता है। कुल कितनी पंक्तियों के अंदर? करीब 33 पंक्तियों के अंदर है ये लेख लिखा जाता है, ठीक है। भाषा यहाँ प्राकृत है, यहाँ बदल करके कौन सी हो गई भाई? आपकी संस्कृत हो गई है। भाषा कौन सी हो गई है? संस्कृत हो गई है। लिपि, इतना समय वाली लिपि भी बदल जानी चाहिए, लेकिन लिपि बदलती नहीं है। लिपि अभी भी ब्राह्मी लिपि ही है यहाँ, ठीक है, ब्राह्मी लिपि। आजकल हम देवनागरी लिपि पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? उसी प्रकार की ब्राह्मी लिपि। और जो लिखने की शैली थी, ठीक है ना, जैसे कि आपके गद्य पद्य होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर चंपू शैली में लिखा गया था। चंपू शैली का मतलब होता है जिसके अंदर गद्य और पद्य दोनों के लिखा गया, मतलब श्लोक के रूप में भी लिखा गया और गद्यांश के रूप में भी। ये 33 पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई मिलती है। तो समझ में आ गया? चंपू शैली के अंदर लिखा गया, ब्राह्मी भाषा के अंदर लिखा गया, सॉरी ब्राह्मी लिपि के अंदर, और संस्कृत भाषा के अंदर क्या लिखा गया? प्रयाग प्रशस्ति। जब अशोक के बारे में पढ़ते हैं तो हम इसका प्रयाग का स्तंभ लेख पढ़ते हैं, और जब समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं तो इसी को हम प्रयाग प्रशस्ति के तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें है जो समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है खुले शब्दों के अंदर। हरिसेन खुलकर प्रशंसा करता है कि ये एक धर्म विजय राजा है। कहते हैं कि समुद्रगुप्त एक बहुत बड़ी बैठक बुलाता है, ठीक है, बैठक बुला करके फिर सबके सामने अपने बेटे समुद्रगुप्त को अपने पास बुलाता है और गले लगा करके बोलता है, आदि तुम योग्य हो और पृथ्वी का पालन करो, मतलब तुम्हें पृथ्वी का पालन करने की तुम्हारे अंदर योग्यता है और तुम्हें उसका पालन करना चाहिए, पृथ्वी का भरण पोषण करना चाहिए। और हरिसेन भी इसको यहाँ पर धर्म विजय करने वाला शासक बताता है, सहिष्णु शासक बताता है, सभी धर्मों को समान महत्व देने वाला। वैसे जो गुप्त थे प्रमुख रूप से विष्णु धर्म को, सॉरी वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, विष्णु के उपासक थे। वैदिक धर्म हम कह सकते हैं। तो दिग्विजय शासक बताए। कविराज की उपाधि देता हरिसेन इसकी यहाँ पर, कविराज। कविराज मतलब जो व्यक्ति या तो लिखेगा या गाएगा उसी को कवि कह सकते हैं। तो कहते हैं कि दो ऋषि थे महान, ठीक है, ऋषि तंबुर और ऋषि नारद को भी लज्जित करने वाला था, मतलब उनको भी अपनी जो शैली थी गाने की उसके ऊपर लज्जा महसूस होती थी। इस प्रकार से ये इतना महान शासक हुआ था समुद्रगुप्त, ठीक है। और भी है जो विद्या प्रेमी था, विद्या को बढ़ावा देने वाला था, सब जो कवि लोग थे उनको रक्षा करने वाला था। इस प्रकार से इसकी बड़ी बड़ी प्रशंसा की गई है इस प्रयाग प्रसिद्धि के अंदर। फिर है इसमें एक और बात है इसकी, अश्वमेध यज्ञ। क्या भाई? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? आपने अभी हाल ही में रामायण के अंदर देखा होगा कि एक राजा अपना घोड़ा छोड़ता है और जहां तक वो घोड़ा जाता है, जहां तक उस राज्य की सीमा निर्धारित कर ली जाती है, जो व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ता है उसको उसे राजा के साथ में युद्ध करना पड़ता है। जो युद्ध में विजय होता है वो उसकी सीमा हो जाती है, उसी को अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलती है। इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर से कि अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलती है।
तो कहाँ मिलती है? अश्वमेध यज्ञ रूपी सिक्के, ठीक है, इसके सिक्कों के अंदर जो सिक्के हमको खुदाई के अंदर मिले हैं समुद्रगुप्त के, जो जितने भी सिक्के मिले हैं उसको हमने 6 भागों के अंदर बांट रखा, मतलब उसने 6 प्रकार के सिक्के जारी करवाए थे। उसमें एक अश्वमेध प्रकार का भी सिक्का है जिसके अंदर समुद्रगुप्त को यज्ञ के अंदर आहुति देते हुए दिखाया गया है। तो आगे बात समझ, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें उसके सिक्कों से प्राप्त होती है। और एक इसके समय में इसका समकालीन श्रीलंका का शासक था, कहाँ का भाई? श्रीलंका। उस टाइम उसको सिंहली बोला जाता था, जो सिंहली द्वीप है, ठीक है, सिंहली द्वीप के नाम से उसको जाना जाता था। राजा का नाम है मेघवर्मन। क्या नाम है? मेघवर्मन। श्रीलंका के राजा का नाम है, सिंहली द्वीप के राजा। जो राजा है समुद्रगुप्त की शक्ति को देख करके यहाँ पर एक दूत भेजता है इसके पास और कहता है कि मैं अपने यहाँ पर है जो आपके राज्य के अंदर एक बोधि स्तूप बनाना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध का है जो स्तूप बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। तो मैंने बताया सहिष्णु है, सभी धर्मों को समान महत्व देने वाला, हालांकि ये वैष्णव धर्म के उपासक थे, फिर भी इन्होंने मेघवर्मन राजा को है जो वहां पर स्तूप बनाने की है जो अनुमति प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि एक सहिष्णु शासक हुआ था। और भी समुद्रगुप्त के बारे में हमें कई सारी जानकारियां मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति का विशेष तौर से ध्यान रखें कि उसने प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखवाया था अपने राजकवि हरिसेन के माध्यम से। तो क्या क्या जानकारी प्राप्त होगी हमें समुद्रगुप्त के बारे में? पहली प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, किसने लिखवाई थी? हरिसेन ने। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। मौके पे नोट करते रहना साथ साथ। दूसरा इसने कौन सी उपाधि धारण की थी भाई? कविराज की उपाधि है उसको दी जाती है साहित्य की वजह से, ठीक है। और उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाया था और उसको पृथ्वी की रक्षा करने वाला कहा गया है, ठीक है, पृथ्वी के रक्षक के रूप में। और उसने जो विजय की थी उसको हम अभी विस्तार पूर्वक देखेंगे। आगे का जो बिंदु होगा वो क्या होगा भाई? आपके समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त की विजय किस प्रकार से ये अपने साम्राज्य का है जो विस्तार करता है, तो थोड़ा नक्शे के माध्यम से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक रहेगा। ये चीजें नोट कर लेना वीडियो को रोक करके। सबसे पहले है जो अगर गुप्त साम्राज्य को कोई चर्चा के अंदर लेके आता है, कुछ लोग इसको गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल कहते हैं, लेकिन इसके बाद में ये बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक आएगा, ठीक है। उसका नाम है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कौन सा है, मगध। हम पहले ही जान चुके हैं कि ये मगध का क्षेत्र था। इसके जो ऊपर वाला क्षेत्र था वो लिच्छवी राज्य था। एक बार मैंने आपको समुद्रगुप्त के बारे में छोड़ दी। जो इस स्तंभ लेख लोग दिखवाता था वो उसके अंदर वो क्या बताता है, खुद को अपने आप को बताता है लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र मतलब लिच्छवी वंश का क्या है भाई? दोहित्र। जब चंद्रगुप्त का और कुमार देवी का पुत्र हुआ तो लिच्छवी वंश के अंदर इसका ननियाल होगा कि नहीं होगा? तो अपने आप को लिच्छवी दोहिता मतलब लिच्छवी वंश का दोहिता बताता है, गुप्त वंश का नहीं बताता है, गुप्त वंश का नहीं, लिच्छवी वंश का दोहिता हो। इसका मतलब लिच्छवी वंश कितना शक्तिशाली था कि समुद्रगुप्त ने भी अपने आप को लिच्छवी दोहिता कहलाना है, जो ज्यादा उपयुक्त समझा बजाय गुप्त कहलाने।
तो अपने आप को लिख के द्वैत क्या था। अब यहाँ से जो इसका विजय का क्रम देखते हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त की विजय किस प्रकार से चलती है। विजय के क्रम के अंदर सबसे पहला है जो पहली बार वो शुरुआत करता है आर्यवर्त, कहां से, जो ये ऊपर वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, इतना तो इसका राज्य है, इतने क्षेत्र को ये आर्यवर्त कहता है। इसमें अपने क्षेत्र के ये 4 राजाओं पर विजय प्राप्त करता है। प्रथम अभियान या 2 अभियान चला था, ठीक है, इसमें तो प्रथम अभियान होता है, उसके अंदर 4 राजाओं पर विजय करता है। द्वितीय अभियान के बारे में हम पहले दक्षिणापथ का देखने के बाद में देखें, क्योंकि द्वितीय अभियान बाद में चलता है। सबसे पहले वो पहला अभियान चलाता है, उसके बाद में कहाँ निकल जाता है, दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की विजय करने। दक्षिणापथ की विजय कैसे करता है कि यहाँ से वो प्रारंभ होता है, ठीक है, कोस्टल से होता हुआ इस प्रकार आगे बढ़ता है और यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर एक राज्य की विजय करता है। ऐसे है जो जितने भी तटीय क्षेत्र थे उन तटीय क्षेत्रों को विजित करता भी आगे बढ़ता है, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ता बढ़ता ठेठ जो वर्तमान का चेन्नई है उसके अंदर एक स्थान हुआ करता था, उसका नाम था कांची, ठीक है। कांची तक ये है जो पहुंचकर इस क्षेत्र को विजित कर लेता है, यहाँ के राजाओं को भी हरा देता है। बकायदा इस बात का उल्लेख है, इसने जो अभिलेख लिखवाया था 33 पंक्तियों के अंदर, उसके 13-14 पंक्ति के अंदर इन 4 राज्यों के विजय का उल्लेख है और 19-20 की जो पंक्ति है उसके अंदर इस दक्षिणापथ के संपूर्ण राजाओं के नाम और उनके राज्यों का नाम लिखा गया, ठीक है। तो इन राज्यों की संख्या कितनी है भाई साहब, 12 राज्य को राजाओं को हरा करके वो इसको विजित करता है। राज्य कितने हो गए, 12 राज्य, ठीक है। जो इन राज्यों के साथ में वो एक विशेष नीति चलाता है, उस नीति का नाम याद रखना जरूरी है। उस नीति का नाम क्या है भाई आपके, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ठीक है। तो ये कैसी नीति है, समझ में नहीं आया सब। ग्रहण मतलब क्या, उसने पहले इन राज्यों को जीत कर क्या किया भाई, ग्रहण किया, ठीक है। मोक्ष मतलब मुक्ति प्रदान कर दी, क्या कर दिया भाई, मोक्ष दे दिया, उनको छोड़ दिया, वापस मुक्ति प्रदान दे दी। और उसके बाद मुक्ति प्रदान करके उसने उनके ऊपर क्या दिखाया भाई, अनुग्रह दिखाया। क्या दिखाया, अनुग्रह मतलब अनुग्रही बना दिया, दया दिखाई उनके ऊपर, छोड़कर दया भाव प्रकट किया इनके ऊपर कि मैं तुमको छोड़ता हूँ। तो फिर इतना दूर चलकर विजय करने क्यों गया था, अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए कि मैं एक शक्तिशाली राजा हूँ, मेरे राज्य के ऊपर कभी अटैक मत करना, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। ये संदेश वो उनको दक्षिण के राजाओं को देना चाहता था। इतना विस्तृत रूप से विजय करने वाला ये सबसे पहला गुप्त शासक हुआ। राज्य कितने थे, 12 राज्य। इन 12 राज्यों के साथ में कौन सी नीति अपनाई थी, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ठीक है। इस प्रकार की इसने नीति अपनाई थी। ये एक शब्द है, या आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ग्रहण मोक्षान, पहले ग्रहण किया फिर मोक्ष देख करके उसके ऊपर अनुग्रह दिखाया गया। ये इन 12 राज्यों के साथ में, इसकी दक्षिण के 12 राज्यों के साथ में नीति थी, ठीक है। यहाँ पर एक अजीब घटना घटती है कि जब ये इन राज्यों की विजय करने के लिए निकलता है तो सीधी सी बात है कि पीछे जो मगध का राज्य है वो खाली है, उसको संभालने वाला कोई नहीं। तो जिन 4 राज्यों को प्रथम अभियान में उसने विजित किया था, ये राज्य इसके हाथ से वापस चले जाते हैं, अब इसके नहीं रहते हैं। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है। कहा जाता है कि जब ये दान देता था तो कर्ण के समान होता था, इसको 1 लाख गायों का दान दाता बताया गया, बहुत बड़ा दानशील व्यक्ति था। लेकिन जब इसको गुस्सा आता था तो ये यम के समान मृत्यु दंड देने वाला आदमी था, ठीक है। बहुत ही खतरनाक गुस्से वाला, प्रचंड, जिसको चंड बोला जाता था, मतलब बहुत शैतान की तरह ये किसी को दंड देता था। तो अब वैसे इधर गया तो इधर इसने कितना दया भाव दिखाया, तो जीतने के बाद ही राज्यों को छोड़ दी। इतना दया भाव वाला राजा बहुत कम मिलते हैं। जब ये यहाँ वापस पहुंचता है, ठीक है, इसी रास्ते से ऐसे होता हुआ ये वापस आता है, तो 4 वर्ष स्वतंत्र हो जाते, इसको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। तो आर्यवर्त के ऊपर दूसरा अभियान चलाता है। प्रथम में 4, दूसरे अभियान में पिछली बार तो 4 थे, अगली बार 9 रहा,
कितने 9 राजाओं के क्षेत्र को जीता करके अपने साम्राज्य को ये पर ये जो इतना बढ़ा देता है, विस्तार कर लेता। ठीक है, पहले इतना था, अब इसको बढ़ा करके इतना बड़ा कर दिया है इसने। 9 राजाओं को जीत करके उनको समूल नाश कर देता। ठीक है, हमेशा के लिए खत्म करने वाली नीति इसको इसके साथ अपनाता है, मतलब इसको जड़ मूल से नष्ट कर देता है। जड़ मूल से उखाड़ फेंकता है। या जो आपकी किताब में जैसे शब्द दिया होगा राज प्रबोधन। ठीक है, राज प्रबोधन का एक शब्द दिया हुआ, वो वाली से जो जड़ मूल से उखाड़ फेंकना नीति, मतलब समूल नाश करना, उस शब्द को हम प्रबोधन के माध्यम से देखते हैं। इसके धर्म मोक्षानुग्रह, इधर प्रबोधन। तो दोनों के साथ में किस प्रकार की नीतियां चलाई आपको समझ में आ गया। उसके बाद में है जो ये क्षेत्र इसने जीत कर लिया। अब ये इस क्षेत्र के अंदर एक अभियान चलाता है। ठीक है, इस क्षेत्र के, इसको हम किस नाम से जानते हैं? आठविक राज्य। क्या भाई? आठविक राज्य। ठीक है, जंगली क्षेत्र का आठविक राज्य बोला जाता है। इनको जीत करके इनके ऊपर कैसी नीति चलाता है? ये भृत्य बना देता है, मतलब क्या बनाता है? सेवक बना देता है। सेवक इनको ये बना देता है। तो इन जो इसके साथ में नीति चलाई जाती है उसको परिचार्यक्रम। ठीक है, इस नीति का नाम क्या है? परिचार्यक्रम। यहाँ प्रबोधन की नीति, आर्यवर्त के साथ में, फिर है जो दक्षिणापथ के साथ में ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति, और आठविक राज्यों के साथ में है जो परिचार्यकृत, कि जब भी मैं याद करूंगा आप हमेशा मेरी सेवा के अंदर हाजिर रहेंगे। पूर्ण रूप से किसी भी राज्य को अपने क्षेत्र के अंदर नहीं लेना, केवल और केवल मात्र आर्यवर्त के राज्यों को छोड़कर सबको मुक्त कर रहा है, इनको भी सेवक बना करके छोड़ दिया। ठीक है, जो सबसे आखिरी इसका अभियान था, उसका अभियान का नाम था आपके सीमावर्ती राज्य। क्या? सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती राज्यों के साथ तो हम दो भागों में बांट करके देखते हैं कि अब है तो इसके राज्य की सीमाएं कितनी बड़ी हो गई है। ये इतना है जो इसका राज्य बड़ा हो गया है। तो सीमाएं कहाँ लगती है इसकी? ये वाली इसकी सीमा। ठीक है, और इधर से ये वाला वर्तमान बांग्लादेश, आसाम वाला, नेपाल वाला क्षेत्र है, दूसरी इसकी सीमा। दो सीमाएं हो गई। कौन सी सीमा? एक तो पश्चिमी सीमा। ठीक है, पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा। जो इधर के राज्य थे वो राजतंत्र थे। कैसे थे भाई? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। और यहाँ के जो राज्य थे वो गणतंत्र थे, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। मतलब राजा का चुनाव होता था, वहाँ राजा वंशानुगत होता था। इधर के राज्य कितने थे? इस साइड के राज्य थे आपके 9। कितने राज्य? कुल 9 राज्य। और इस साइड के राज्य थे राजतंत्र थे जो 5, कुल मिलाकर दोनों 15 राज्य थे। 15 राज्यों को भी विजित करके इसके साथ में जो ये नीति चलाता है वो सर्व करदाता, मतलब आप सारे के सारे कर अदा करेंगे। क्या करेंगे? सर्व करदाता। आज्ञाकरण, आज्ञाकरण और सर्व करदाता आज्ञाकरण की नीति इनके ऊपर लागू करता है। और प्रचंड परितोष, प्रचंड परितोष का मतलब है कि जो राजा गुस्से में था उसको आप है जो आज्ञा का पालन करके सारे के सारे कर है जो अदा कर करके क्या कर सकते हैं? आप उसको शांत कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारों के साथ में वो किस किस प्रकार की नीति का पालन करता है। एक बार अलग से लिख देता हूं। समुद्रगुप्त की विजय के बारे में स्पष्ट रूप से आप वापस नोट कर लेना इन चीजों को।
तो सबसे पहला है आर्यव्रत, ठीक है। आर्यव्रत के साथ में कौन सी नीति चला रहा है भाई? प्रश्नभुजन। उसके बाद में दूसरा था दक्षिणापथ। दक्षिणापथ के साथ में क्या चलाता है? ग्रहण मोक्षानुग्रहण। पहले ग्रहण करता है और उसके बाद में क्या करता है? मुक्त कर देता है। फिर है राज्य 3 आठविक राज्य, ठीक है। आठविक राज्य के साथ में परिचार की कृत, परिचार की कृति थी। और उसके बाद में आता है चौथा और सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती राज्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है जो देख लेते हैं यहाँ पर गणराज्य और राजतंत्र, ठीक है। इन दोनों के साथ में कौन सी नीति अपनाता है? ये इन दोनों गणराज्य और राजतंत्र के साथ में सामूहिक रूप से नीति जो अपनाता है उसका नाम है आपके सर्वकरदाता। सारे के सारे कर है जो अदा करे। फिर क्या? आज्ञाकार, आज्ञाकरण, ठीक है। प्रणाम गमन, आज्ञाकरण, प्रणाम गमन। जब भी आज्ञा दी जाए उपस्थित हो और प्रणाम करके है जो राजा का स्वागत करें। इस प्रकार के है जो शासन इनके साथ में लागू किया गया। जब ये सारा कार्य ये कर रहा था तो एक पांचवी और स्थिति पैदा होती है, वो है विदेश, ठीक है। जो विदेश के लोग थे सीमावर्ती या शक इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है। मरून, कुषाण और इधर श्रीलंका के हम देखते हैं कि सिंहली, ये लोग भी घबरा गए कि जब ये राजा इस प्रकार से विजित करता हुआ चल रहा है तो हमारा क्या हाल होगा जब ये हमारे राज्य के ऊपर अटैक करता है। तो राजा भागते हुए हाथ जोड़ते हुए राजा के सामने आता है कि हे राजन, हमें भी है जो आपका ये शासन है इसको ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करनी। कन्या उपदान मतलब जो कन्याओं का अपनी बेटियों का विवाह है राजकुमारियों का वो गुप्त वंश के अंदर करते हैं, ठीक है। मित्रता करते हैं, कुछ जमीन देकर के उनके साथ में मित्रता पूर्वक है जो शासन करने की आज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार समुद्रगुप्त की ये विजय है जो थी कंपटीशन परीक्षाओं में अक्सर इस प्रकार से मिलान करने के लिए आता है कि कहाँ किसके साथ में किस प्रकार की नीति उसने चलाई थी। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमने काफी विस्तार पूर्वक है जो देखा, ठीक है। इस चीजें को अच्छे से बैठ करके पढ़े। आगे वाला आएगा जो आपके छोटा सा है, ज्यादा है नहीं। पहले कुमारगुप्त आएगा और उसके बाद में स्कंदगुप्त आएगा, उसके बाद में पढ़ करके सुदर्शन झील आया हुआ है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करके उसके बाद में हम गुप्त काल की जो संस्कृति साहित्य है उनके बारे में देखें। घर बैठ के अच्छे से पढ़े। वैसे सरकार ने आपकी आज से जो है 17 तारीख से 1 जुलाई तक के लिए छुट्टियां घोषित कर दी है, तो वापस विद्यालय 1 जुलाई का खोलेगा। ये सरकार का आदेश आ चुका है। जो 17 तारीख से आपकी छुट्टियां, गर्मी की जो छुट्टियां हैं वो प्रारंभ होने वाली है। सही ढंग से घर पर बैठ करके पढ़ाई करें। इस कोरोना वायरस महामारी में आप सुरक्षित होंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।